हेलो। वर्धन वंश के पहले वीडियो में हमने आपको वर्धन वंश की संक्षिप्त जानकारी दिया था और चूंकि हर्षवर्धन के प्रारंभिक जीवन की कहानी काफ़ी बड़ी है, लेकिन वो एक कहानी मात्र है, इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा वर्णन न करके सीधे हर्षवर्धन के प्रारंभिक जीवन के बाद जो अन्य घटनाएं हैं उन पर आता हूँ। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हर्षवर्धन। वर्धन वंश या पुष्यभूत वंश को हर्षवर्धन के ही नाम से जाना जाता है। हमने आपको बताया कि गुप्त साम्राज्य के विघटन के पश्चात उत्तर भारत में राजनीति का काफ़ी विकेंद्रीकरण युग प्रारंभ हुआ और हर्षवर्धन के राज्यारोहण के साथ इस विकेंद्रीकरण युग की समाप्ति होती है। अर्थात जो 200 साल के आसपास 250 साल का समय जो राजनीति का विकेंद्रीकरण का समय था, वो हर्षवर्धन के द्वारा पुनः केंद्रीकृत होता है। वर्धन वंश के इस शक्तिशाली या यशस्वी राजा ने अनेक उपाधियों को धारण किया और भारत में उत्तर भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। हर्षवर्धन को अगर हम किसी राजा की श्रेणी में रखते हैं तो उत्तर भारत के सम्राट अशोक या समुद्रगुप्त जैसे ही प्रतिभाशाली शासक के साथ उनको रखना न्याय संगत होता है। हर्षवर्धन का अगर हम प्रारंभिक जीवन देखते हैं तो हर्षवर्धन का जो जन्म है वो 591 ईस्वी में हुआ था और इनकी माता का नाम यशोमती और पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था और ये उन दोनों के सबसे छोटे पुत्र थे। हर्षवर्धन के साथ उनका जो बचपन था, उनके दो ममेरे भाई भंडी और मालोराज महासेन गुप्त के दो पुत्र कुमार गुप्त और माधव गुप्त के साथ बीता था। 16 वर्ष की ही अल्प आयु में इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। उस समय इनके बड़े भाई राज्यवर्धन जो कि कूरों के आक्रमण से युद्ध करके वापस आते हैं और आते ही जब वो जानते हैं कि कन्नौज में उनकी बहन के पति ग्रहवर्मन की हत्या शशांक और देवगुप्त ने मिलकर के कर दिया है, तो वो देवगुप्त का वध करके शशांक के लोभ में आकर के उसके महल में पहुंच जाते हैं, जहां पर छल के द्वारा शशांक उसकी हत्या कर देता है। जिस समय यह घटनाक्रम होता है, हर्षवर्धन के 16 साल की आयु में उनके पिता का देहांत होता है। बड़े भाई जो संरक्षक की भूमिका में होते हैं उनकी हत्या हो जाती है और उनका बहनोई उसकी हत्या हो जाती है, जिस समय इनकी छोटी बहन की आयु 12 या 14 वर्ष की रहती है। तो इन परिस्थितियों में हर्ष के द्वारा थानेश्वर का सिंहासन संभाला जाता है और हर्ष पहले सिंहासन ग्रहण करने में संकोच करते हैं, लेकिन उस समय उनके सेनापति सिंहनाद द्वारा उनको जबरन सिंहासन ग्रहण कराया जाता है। सिंहासन ग्रहण कराने के साथ ही हर्ष को जो सबसे पहला लक्ष्य होता है वो अपने भाई राज्यवर्धन के हत्यारे को सजा देना होता है। तो हर्ष जो सिंहासन पर बैठते हैं वो 606 ईस्वी में बैठते हैं और इनके जीवन का या सिंहासन पर बैठते ही जो इनके सामने दो समस्या आती है, सबसे पहले होती है शशांक का दमन, जो कि बंगाल का शासक होता है और इनके बहनोई की हत्या का जिम्मेदार होता है। और जो दूसरा इनका होता है, जब शशांक उनके बहनोई की हत्या करता है तो उनकी बहन राजश्री जो कि कन्नौज की रानी होती है उनको जेल में डाल देता है या कारागार में डाल देता है। तो हर्षवर्धन को इन दो प्रारंभिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले वो शशांक को दंड देने के लिए निकलता है, लेकिन जब वो निकलता है तभी उसके सैनिक आकर के बताते हैं
कि उसकी बहन जो कारागार में, कन्नौज के कारागार में बंद है, वो वहां से निकल भागी है और जंगल में वो आत्मदाह करने जा रही। हर्ष युद्ध अभियान को जो निकलते हैं वो छोड़ करके अपनी बहन के पास जाते हैं और उसे जलती चिता से बचाने की कोशिश करते हैं। इस जगह पर मैं एक उद्बोधन बताऊंगा जो हर्षवर्धन द्वारा किया जाता है। कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यह आता है कि यह वाक्य किस सम्राट द्वारा बोला गया था। तो हर्षवर्धन द्वारा ये कहा जाता है कि यदि मैं पृथ्वी को गौड़ों से रहित नहीं कर दूंगा और उनके बेड़ियों की झंकार से पृथ्वी को झंकृत नहीं कर दूंगा, तो मैं अपने को जलते आग में पतंगे की तरह समाहित कर दूंगा या जला दूंगा। यह हर्षवर्धन द्वारा तब कहा जाता है जब उसके भाई की हत्या हो जाती है और उसकी बहन को शशांक कारागार में डाल देता है। तो हर्ष द्वारा ये वाक्य बोला जाता है। कभी कभी ये कंपटीशन में आता है कि ये वाक्य किस शासक ने कहा था। बाणभट्ट के हर्ष चरित्र में हम अगर जाते हैं तो हर्ष के विजय का हमको बहुत ही रोचक वर्णन प्राप्त होता है और उसके अनुसार हर्ष की सेना प्रतिदिन 8 कोस या 16 मील की दूरी तय करती थी। पहले ही दिन हर्ष की यात्रा का जब विजय अभियान चलता है तो हर्ष के पास कामरूप का शासक, कामरूप जो कि असम क्षेत्र में पड़ता है, वहां का शासक भास्कर वर्मा का एक दूत मिलता है और वो उनसे मैत्री संबंध का प्रस्ताव लेकर के आता है। तो हर्ष इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है और उसके उपहार आदि को स्वीकार करके भास्कर वर्मन को अपना मित्र बनाता है। भास्कर वर्मन जो कि कामरूप का शासक है, उससे हर्ष को मित्रता करके जो सबसे विशेष लाभ होता है वो होता है कि उन दोनों का जो उभयनिष्ठ शत्रु है, भास्कर वर्मन का और हर्षवर्धन का, वो शशांक होता है। दोनों से शत्रुता के कारण अलग अलग हैं। क्योंकि हर्ष के भाई की हत्या किया था, उसके बहन के साम्राज्य को उसने उस पर अधिकार किया था, तो हर्ष की शत्रुता इस भाव से है। और भास्कर वर्मा के, चूंकि असम के पड़ोस में बंगाल क्षेत्र पड़ता था, तो भास्कर वर्मा को उससे हमेशा खतरा रहता था। तो इस प्रकार से भास्कर वर्मा और हर्ष के मित्रता से शशांक के विरुद्ध एक अभियान चलाने का या उसके विरुद्ध एक शक्तिशाली उसको सेना तैयार होती है। तो इस प्रकार से हर्ष के द्वारा जो सबसे पहला अभियान चलाया जाता है उसमें उसे भास्कर वर्मा जो कि कामरूप का शासक होता है, उससे मित्रता प्राप्त होती है। इसके बाद हर्ष गंगा नदी के तट पर वापस आ जाता है और अपने ममेरे भाई भंडी जो कि सेना के साथ उसके लिए सहयोग के लिए आता है, उसका इंतजार या उसकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। तो इस प्रकार से हर्ष चरित्र में इस घटना को वहीं पर समाप्त कर दिया गया है कि वो अभियान में निकलता है और भास्कर वर्मा से मित्रता होती है और भंडी उसके सहायता के लिए आता है। इस जगह से उसकी घटनाओं का कोई जिक्र नहीं होता है, लेकिन इससे एक बात पुष्टित होता है कि हर्ष को जो सबसे पहले सैनिक अभियान का लाभ होता है वो भास्कर वर्मा से उसकी मित्रता होती है। इसके बाद ये नहीं स्पष्ट हो पाता है कि हर्ष का वो अभियान शशांक के विरुद्ध होता है या नहीं होता है, और अगर होता है तो उसका क्या परिणाम होता है। फिलहाल हर्ष और शशांक के बीच युद्ध का कोई वर्णन नहीं मिलता है। आर्य मंजुश्री मूलकल्प में एक श्लोक में लिखा है कि हर्ष नामक एक राजा ने पूर्वी भारत की तरफ उस प्रस्थान किया था और पुंड्रनगर में पहुंचा था, जहां पर उसने वहां के शासक सोम या शाह को पराजित किया था
और उसे अपने राज्य के ही अंदर रहने को बाध्य किया था। इसकी तुलना सोम या साग से लोग शशांक लगाते हैं और ये दिखाते हैं कि वहां पर उसने, चूंकि गौरव ने उसका स्वागत नहीं किया था, तो वहां से वापस आ जाता है। लेकिन इस विवरण में कितनी सत्यता है ये पता नहीं चलता है। कुल मिलाकर के ये महसूस होता है या प्रतीत होता है कि शशांक के विरुद्ध हर्ष का अभियान खाली जाता है और शशांक से उसका कोई युद्ध नहीं होता है। शशांक भी हर्ष के इस अभियान से विचलित होकर के कन्नौज पर वो जो कब्जा किए रहता है उसको छोड़ देता है और अपने राज्य को वापस चला जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शशांक के द्वारा भी हर्ष से सीधे भिड़ने का प्रयास नहीं किया जाता है। ह्वेनसांग ये भी बताता है कि हर्ष ने उस समय जो अवलोकितेश्वर बुद्ध सत्य थे उनसे परामर्श लिया था और उन्हीं के परामर्श से उसने सिंहासन ग्रहण किया था और उसी के द्वारा उसने महाराजाधिराज की उपाधि को धारण किया था। बोध सत्य ने हर्ष को राज सिंहासन पर बैठने के साथ एक नाम दिया था जिसे कि शीलादित्य बोलते हैं। तो हर्ष का एक नाम शीलादित्य भी कहलाता है। कभी इसका भी मतलब वो प्रश्न आ सकता है कि किस शासक को शीलादित्य कहते हैं। तो शीलादित्य की जो उपाधि है वो हर्षवर्धन के लिए कही गई। कन्नौज पर जब शशांक अपना अधिकार छोड़ देता है तो हर्षवर्धन वहां की सामग्री या जो रानी है वो अपनी बहन राजश्री को बनाता है और उसकी देख रेख में ही अपने राज्य का, कन्नौज राज्य का वो संचालन करता है। चीनी स्रोतों में कहा गया है कि हर्ष और राजश्री दोनों ही एक साथ सिंहासन पर बैठ करके कन्नौज का राज्य का संचालन करते थे। तो कन्नौज ही इसके बाद थानेश्वर से भारत के राज्य का केंद्र स्थल बनता है और कन्नौज में हर्षवर्धन अपनी बहन राजश्री और स्वयं के द्वारा शासन करता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि कन्नौज से कोई ही वो सेंटर बनाता है और थानेश्वर को, जो राजधानी उसकी पहले की राजधानी है, उसको कन्नौज में स्थानांतरित कर देता है। हर्ष के द्वारा भारत के, उत्तर भारत के विशाल भूभाग पर अगर शासन करना संभव हो पाया तो उसमें मुख्य भूमिका इस कन्नौज की ही रहती है। इस कन्नौज के ही द्वारा हर्ष ने भारत के विशाल भूभाग पर शासन किया था और इसी के कारण वो पंच भारत का शासक बनता है और लगभग 30 वर्षों तक उसने शांतिपूर्वक शासन किया था। अगर ह्वेनसांग के अभिलेखों के आधार पर हम हर्ष के जीवन को बांटें तो वो 2 भागों में बढ़ता है। पहला जो भाग है वो 606 से 612 ईस्वी का कहलाता है। इस भाग को युद्ध काल कहते हैं, अर्थात 606 से 612 ईस्वी के मध्य हर्षवर्धन द्वारा कई सैन्य अभियान चलाए जाते हैं। इसके बाद 612 से 642 तक के ईस्वी का जो कार्यकाल होता है वो शांति काल होता है, अर्थात इस 30 वर्षों में हर्ष द्वारा शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत किया जाता है या शांतिपूर्वक शासन किया जाता है और इस दौरान उसके द्वारा कोई युद्ध नहीं किया जाता है। ऐसा जो डिटेल है वो ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत से मिलता है। लेकिन इतिहासकारों ने इस बात का विरोध किया है और उनका कहना है कि 627 ईस्वी तक हर्ष द्वारा लगातार कई युद्ध अभियानों में भाग लिया गया था। इसलिए ह्वेनसांग के वर्णन के आधार पर हर्ष के युद्धों का जो कार्य
कालक्रम है उसको निर्धारित नहीं किया जा सकता है या उससे प्रमाणिक नहीं माना जाता है। फिलहाल हमको हर्ष के इतिहास के अध्ययन से ये पता चलता है कि कन्नौज पर हर्ष के द्वारा सबसे पहले अधिकार करने के बाद उसका पूर्वी भारत की तरफ अभियान चलता है और इस अभियान में वो उत्तर प्रदेश और बिहार के पश्चिमी भाग को जीतता है, लेकिन शशांक को पूरी तरह से ना जीत करके शशांक के कुछ राज्य मगध, बंगाल और उड़ीसा आदि क्षेत्रों को भी वो जीतता है। मालवा के ऊपर भी इसी तरह से हर्ष का अधिकार हो जाता है और राज्यारोहण के इन 6 वर्षों में अर्थात 6 से 12 वर्षों में हर्ष के द्वारा ऐसे राज्यों पर अधिकार किया जाता है। हर्ष के युद्ध का जो सबसे पहला वर्णन मिलता है वो है बल्लभी का युद्ध। इन 6 वर्षों के उसके युद्ध का कोई कालक्रम या निर्धारित वो विवरण नहीं मिलता है कि उसने किन किन राज्यों को कब कब जीता था, लेकिन जो इतिहास के अनुसार सबसे पहली जानकारी होती है तो बल्लभी राज्य पर उसके द्वारा सबसे पहला सैन्य अभियान छेड़ा गया था और बल्लभी का जो राज्य था आज के गुजरात प्रांत में स्थित था। वहां का जो शासक था वो ध्रुवसेन द्वितीय था और हर्ष के द्वारा उस पर आक्रमण किया जाता है। इस युद्ध में ध्रुवसेन परास्त होता है और भाग करके भड़ौच के गुर्जर शासक दत्त द्वितीय के दरबार में पहुंचता है। गुर्जर शासक द्वारा हर्ष से उसका राज्य वापस दिला दिया जाता है। इस घटना का उल्लेख जय भट्ट के नौसारी अभिलेख में प्राप्त होता है। नौसारी गुजरात के बड़ौदा जिले में स्थित स्थान है और वहीं पर नौसारी में एक दान पात्र मिलता है, उसी में इस घटना का उल्लेख किया गया है। उसमें लिखा है कि हर्ष द्वारा पराजित बल्लभी नरेश का परित्राण करने के कारण प्राप्त यश का वितान श्री दत्त के ऊपर निरंतर झूलता रहा है। तो इससे पता चलता है कि दत्त के द्वारा ध्रुवसेन के पराजित राज्य को हर्ष से वापस दिलाया जाता है। अब ये राज्य उसको युद्ध के द्वारा वापस दिलाया जाता है या अपने व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर दिलाया जाता है, यह स्पष्ट नहीं होता है। ये माना गया है कि दत्त द्वारा जो राज्य उसका फिर से वापस दिलाया जाता है, ये युद्ध 629 या 630 ईस्वी के आसपास लड़ा गया था, क्योंकि दत्त के बारे में जो सबसे पहली जानकारी मिलती है वो 627 ईस्वी के आसपास मिलती है। तो इस प्रकार से अंदाजा लगाया जाता है कि 629 से 640 ईस्वी के बीच ये युद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध के द्वारा दत्त ने बल्लभी के पराजित राजा को उसका राज्य वापस करा दिया था। चूंकि दत्त जो है उस समय के शक्तिशाली शासक पुलकेशिन द्वितीय का सामंत था या उसकी सहायता से उसने उस युद्ध को जीता था, इसीलिए इस युद्ध को ये भी कहा जाता है कि हर्ष को पुलकेशिन द्वितीय द्वारा परास्त किया गया था। जबकि अभी हम आगे अध्ययन करेंगे तो पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन को पराजित करने का कोई अभिलेखीय साक्ष्य नहीं मिलता है। तो ये जो ध्रुवसेन के राज्य को चालुक्य और गुर्जर राजाओं के सहयोग से वापस दिलाया गया था, इसी को ही पुलकेशिन द्वितीय की विजय के रूप में प्रसारित किया गया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस युद्ध का जो सबसे ज्यादा श्रेय मिलता है वो दत्त द्वितीय को मिलता है, जिसने कि हर्ष द्वारा जीते हुए राज्य को हारे हुए राजा को पुनः वापस करा दिया था। लेकिन यही एक घटनाक्रम होता है जिसके बारे में माना जाता है कि इसी घटना के कारण हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध होता है और यही युद्ध का कारण बनता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं
कि हर्ष का जो सबसे पहला अभियान है वो वल्लभी नरेश के विरुद्ध होता है और इस जगह पर हर्ष के द्वारा वल्लभी नरेश के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया जाता है। तो एक कारण ये भी हो सकता है कि दत्त द्वारा हर्षवर्धन से मित्रता के रूप में ध्रुवसेन को राज्य वापस करा दिया गया हो और हर्ष ने अपनी पुत्री का वल्लभी नरेश के साथ विवाह कर दिया था। तो इस प्रकार से हर्ष को वल्लभी के रूप में एक मित्र या सहायक शासक मिल जाता है। ये चीज अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि ये हर्ष के महान राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित घटना रही है, क्योंकि वल्लभी की जो पोजीशन थी वो नर्मदा घाटी के किनारे पर थी और नर्मदा घाटी का जो क्षेत्र था वो हर्ष के राज्य के लिए असुरक्षित था और ध्रुवसेन से अपनी पुत्री का विवाह करके हर्ष नर्मदा घाटी के उस क्षेत्र को सुरक्षित रख लेता था। और क्योंकि नर्मदा घाटी के दक्षिण में चालुक्यों का शक्तिशाली राज्य था जो मौका पाकर के उत्तर भारत पर आक्रमण कर सकते थे और इस आक्रमण में वल्लभी की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती, तो इस कारण से वल्लभी के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके हर्ष चालुक्यों के आक्रमण से अपने साम्राज्य को सुरक्षित कर लेता था। अगर हर्षवर्धन की इस महान कूटनीति को हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा जैसे वाकाटक लोगों के साथ अपनी नीति अपनाई गई थी, सेम उसी तरह की नीति हर्षवर्धन द्वारा अपनी पुत्री के विवाह करने के द्वारा अपनाई गई। इसके बाद जो हर्ष का दूसरा अभियान चलता है वो सिंध का चलता है। वल्लभी युद्ध के पश्चात हर्ष द्वारा सिंध पर आक्रमण किया जाता है। बाण के हर्ष चरित्र से यह पता चलता है कि हर्ष ने सिंध राज को युद्ध क्षेत्र में मर्दित किया था और उसकी राजलक्ष्मी को छीन लिया था। इस युद्ध में सिंध नरेश परास्त होता है और सिंध देश का जो राजा है, चूंकि वो बौद्ध धर्म का अनुयायी होता है और उसकी बौद्ध धर्म में आस्था होती है, तो हर्ष ने यहाँ पर अपना अधिकार करके एक हिसाब से धर्म विजय को भी प्राप्त किया था, अर्थात यहीं से वो बौद्ध धर्म के प्रति उन्मुख होता है। हम देखते हैं कि हर्ष का सिंध विजय का जो अभियान है वो समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ नीति से मिलती जुलती है। कैसे मिलती है? जैसे कि समुद्रगुप्त द्वारा जो दक्षिणापथ में नीति अपनाई गई थी उसमें उसने उस राज्य को जो जीता होता था वहां के शासक को वापस कर देता था, विजय उपहार आदि लेकर के वापस आ जाता था और अप्रत्यक्ष रूप से वो लोग उसके नियंत्रण में शासक बने रहते थे। यही नीति हर्ष द्वारा सिंधु राजा के साथ भी अपनाई जाती है और उसको परास्त करके उससे उपहार आदि ले करके उसको उसका राज्य वापस कर देते हैं। हर्ष के साथ हम अगला जो टॉपिक देखते हैं युद्ध में वो पुलकेशिन द्वितीय के साथ होता है। हम देखते हैं कि हर्ष के समकालीन पुलकेशिन द्वितीय जो कि चालुक्य वंश का शासक होता है काफी शक्तिशाली शासक रहा है। होइशांग ने भी उसकी शक्ति की प्रशंसा किया है और होइशांग द्वारा बताया गया है कि पुलकेशिन द्वितीय भी उत्तर में अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था और इधर से हर्षवर्धन उत्तर से दक्षिण की ओर अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। ऐसी स्थिति में दोनों के मध्य युद्ध होना निश्चित था या अवश्यभावी था। इसके कारण नर्मदा नदी के तट पर दोनों सेनाओं में युद्ध होता है और इसमें हर्ष परास्त होता है। इसका जो हम साक्ष्य मिलता है हम पाते हैं तो सबसे पहला जो उसके बारे में साक्ष्य मिला है वो है एहोल प्रशस्ति। हर्ष का पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध होता है और उसमें पुलकेशिन द्वितीय विजयी होता है। इसका जो सबसे पहला आधार माना गया है वो माना गया है एहोल प्रशस्ति।
ऐहोल प्रशस्त पुलकेशिन द्वितीय का जो है प्रशंसा का एक काव्य है, जिसे कि उसके मंत्री रविकीर्त ने खुदवाया था। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल प्रशस्त में जो अभिलेख प्राप्त होता है, उसमें दिखाया गया है कि अपार ऐश्वर्य द्वारा पालित सामंतों की मुकुटमणियों की आभा से आच्छादित हो रहे चरण कमल, जिसके युद्ध में हाथियों की सेना मारे जाने के कारण जो भयानक दृश्य दिखाई पड़ रहे थे, ऐसे हर्ष के आनंद को उसने भय से विलगित कर दिया था। तो इससे अंदाजा लगाया जाता है कि पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध करके हर्ष उस युद्ध में परास्त होता है। ह्वेन-सांग के यात्रा विवरण में भी ये दिखाया गया है कि राज्यारोहण के बाद लगातार 6 वर्षों तक हर्ष ने अनेक युद्ध किए थे और उसने कई शक्तियों को पराजित किया था, परंतु मो हो ला चा आ ये लिखा गया है, मो हो ला चा आ, ऐसे ये ह्वेन-सांग के अभिलेख में लिखा गया है कि हर्ष ने कई शक्तियों को पराजित किया था, लेकिन मोह ला चा आ अर्थात महाराष्ट्र का शासक बड़ा वीर और स्वाभिमानी था, उसने हर्ष की अधीनता नहीं मानी थी। यहाँ चीनी यात्री ने जिस शासक का उल्लेख किया है, उसका भावार्थ स्पष्ट रूप से पुलकेशिन द्वितीय से ही लगाया जाता है। हर्ष चरित्र के जीवनी से पता चलता है कि राजा शीलादित्य अपने सेना नायकों की अचूक सफलता और उनके युद्ध कौशल पर गर्व करके आत्मविश्वास के साथ स्वयं सेना का नेतृत्व संभालते हुए इस राजा के साथ युद्ध लड़ने गया था, किंतु उसे परास्त होकर के अधीन बनाने में सफल रहा है। यद्यप उसने पंच भारत की सेना से कई सेना नायकों को इकट्ठा किया था और इस सेना में कई सर्वश्रेष्ठ सेना नायक एकत्रित हुए थे, लेकिन इस आधार पर हर्षवर्धन की पुलकेशिन द्वितीय से पराजय को मानना संभव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्ष की पराजय की बात को किसी अभिलेख में स्वीकार नहीं किया गया है। अगर ऐहोल प्रशस्त में देखते हैं, जिसमें बताते हैं कि उस हर्ष को उसने अपने भय से विलगित कर दिया था, जो कि सबसे पहला हम बताते हैं कि पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल प्रशस्त उसकी जीत को बताता है, तो ये भी स्पष्ट रूप से हर्षवर्धन के पराजय को नहीं बताता है, क्योंकि ऐहोल प्रशस्त के रचयिता रविकीर्त पुलकेशिन द्वितीय के मंत्री रहे हैं और रविकीर्त का जो ऐहोल प्रशस्त है वो एकांगी है, अर्थात उसने केवल पुलकेशिन द्वितीय की प्रशंसा में इस अभिलेख को लिखाया है। इस आधार पर हम ये नहीं मान सकते हैं कि हर्ष पुलकेशिन द्वितीय से परास्त हुआ हो। ये निष्कर्ष जरूर निकाल सकते हैं कि दक्षिण के अभियान में हर्ष पुलकेशिन द्वितीय को अपने अधीन न कर सका और दक्षिण की ओर जाते जाते उसके शक्तिशाली राज्य को देख करके उसने अपने प्रसार को रोक दिया होगा, अर्थात दोनों के बीच युद्ध नहीं हुआ होगा और उसके शक्तिशाली राज्य को देख करके हर्ष द्वारा अभियान रोकने को ही इस रूप में रविकीर्त द्वारा ऐहोल प्रशस्त में दिखाया गया होगा। क्योंकि हर्ष को अगर पुलकेशिन द्वितीय द्वारा परास्त किया जाता तो निश्चित रूप से उसका वर्णन बढ़ा चढ़ा करके और बहुत कुछ लिख करके पुलकेशिन द्वितीय द्वारा किया जाता। इस आधार पर एक वाक्य से हम हर्षवर्धन के जीत को पराजय को नहीं मान सकते हैं और ये
माना जाता है कि ऐहोल प्रशस्ति में जो लिखा गया है वो केवल हर्ष द्वारा उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं किया गया या पुलकेशिन द्वितीय को परास्त करने का प्रयास नहीं किया गया, और उसी को उसने बढ़ा चढ़ा करके पुलकेशिन द्वितीय की प्रशंसा में लिखा है। क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय के हैदराबाद दान पत्र से पता चलता है कि उसने अनेक युद्धों के विजेता एक शासक को जीत करके परमेश्वर की उपाधि को ग्रहण किया था, और इस आधार पर हम लोग उस शासक का जो साम्यता है वो हर्षवर्धन से लगाते हैं। लेकिन हम देखते हैं तो ये लेख 613 ईस्वी का रहा है। 613 ईस्वी में लिखा कि पुलकेशिन द्वितीय ने हैदराबाद के जो दानपत्र में लिखा कि उसने अनेक युद्धों के विजेता शासक को हरा करके परमेश्वर की उपाधि ग्रहण किया था। इस जगह पर आप पाते हैं तो लगता है कि हर्षवर्धन ही उस समय सबसे शक्तिशाली शासक रहा है, इसलिए पुलकेशिन द्वितीय ने उसको हरा करके परमेश्वर की उपाधि को धारण किया होगा। लेकिन ये लेख आप गौर करो 613 ईस्वी का है। कौन सा अभिलेख? हैदराबाद का दान पत्र। लेकिन अगर हम देखते हैं तो 612 वर्ष तक हर्ष लगातार युद्धों में रहा है, और 612 तक वो इतना शक्तिशाली पोजीशन में नहीं आ पाया था जिसके आधार पर पुलकेशिन द्वितीय इस बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके लिख रहा होता। क्योंकि हर्ष का जो शासन विस्तृत स्तर पर आया है वो 630-40 ईस्वी के आसपास आया है। 613 के आसपास तो हर्ष एक प्रारंभिक जीवन में ही चल रहे थे और छोटे छोटे राज्यों की तरफ उनका प्रसार हो रहा था। इसलिए पुलकेशिन द्वितीय द्वारा निश्चित रूप से ये हर्षवर्धन के लिए कोट नहीं किया गया। हैदराबाद दान पत्र में जिस शत्रु शासक का उल्लेख हुआ है वो हर्षवर्धन नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर उसका तात्पर्य हर्ष से होता तो उसके नाम का उल्लेख भी अवश्य करता। और पुलकेशिन द्वितीय का राज्याभिषेक 610 वर्ष में ही हुआ है और 3 वर्ष में उसने हर्ष को जीत लिया हो, ऐसा संभव नहीं है। इसकी अगर हमने जब इतिहास में जाकर के इसकी साम्यता स्थापित करने का प्रयास किया तो हम पाते हैं कि पुलकेशिन द्वितीय द्वारा उत्तराधिकार का युद्ध लड़ना पड़ा था, और ये युद्ध उसको अपने चाचा मंगलेश से लड़ना पड़ा था। मंगलेश एक शक्तिशाली शासक था और इस उत्तरा युद्ध अभियान में पुलकेशिन द्वितीय विजयी रहा होगा, इसीलिए उसने मंगलेश के लिए इस चीज को लिखा होगा कि जो कई युद्धों का विजेता था उसको हरा करके पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि को धारण किया था। तो इस प्रकार से पुलकेशिन द्वितीय की परमेश्वर की उपाधि को हम हर्ष विजय से नहीं जोड़ करके मंगलेश के ऊपर की गई विजय से जोड़ते हैं। ऐहोल प्रशस्ति के अभिलेख में भी उसके परमेश्वर की उपाधि नहीं मिलती है, तो इसलिए हम इस अभिलेख के सहारे हर्ष को पुलकेशिन द्वितीय से पराजित राजा नहीं मानते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध का कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलता है, और दोनों द्वारा अपने अपने समय में कुछ युद्ध लड़े जाते हैं। लेकिन हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय को केवल ऐहोल प्रशस्ति से ही ये मानते हैं कि उसमें हर्षवर्धन पराजित हुए थे, लेकिन वो बहुत स्पष्ट नहीं होता है। हम ये भी देखते हैं कि पुलकेशिन द्वितीय का 630 ईस्वी में लोहनारा से एक अभिलेख प्राप्त होता है और उसमें उसने पराजित राजाओं का उल्लेख किया है, लेकिन जिन राजाओं का उसने उल्लेख किया है उसमें हर्षवर्धन का नाम नहीं है। तो इस प्रकार से हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच हम पाते हैं कि 630 ईस्वी के पहले कोई युद्ध नहीं हुआ था। अगर हम देखते हैं तो हो सकता है कि 630 ईस्वी के आसपास या उसके बाद पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में कोई युद्ध हुआ हो, लेकिन उसका कोई
ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त नहीं होता। इसके